इंसाफ लायर्स फोरम है, लेबर विंग है, यूथ विंग है, उसके हवाले से जो है वो तरामीम मौजूद हैं जो कि सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी और नेशनल कौंसल के अंदर अप्रूवल के लिए जो है वो पेश की जाएंगी, जो कि हमारी अमेंडमेंट्स आ रही हैं। पार्टी के लीगल मैटर्स के हवाले से एक लीगल कमेटी भी जो है वो इसके अंदर प्रपोज़ की गई है और आइन के साथ जो है वो रूल्स और प्रोसीजर्स को भी दोबारा से नए सिरे से जो है वो रिव्यू किया जा रहा है, जो कि अप्रूवल के लिए मुतलका जो हमारे फोरम्स हैं उन फोरम्स के अंदर जो है वो पेश किया जाएगा। दूसरा बड़ा अहम मामला आपने देखा कि बड़ा एक शोर शराबा था, बड़ा एक ह्यू एंड क्राई था, लेकिन आपने देखा कि कल रात एक सबसे बड़ा नतीजा खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इलेक्शन में आया, जहां पर 2018 की तरह वहां की अवाम ने आम इंतखाबात की तरह फजलुर रहमान के ऊपर एक बार फिर अदम एतमाद कर दिया। और मैं ख़ास तौर के ऊपर पूरी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत, चीफ मिनिस्टर और ख़ास तौर के ऊपर अली अमीन गंडापुर को DI खान से फजलुर रहमान को शिकस्त देने के हवाले से ख़ास जो है वो मुबारकबाद दी है। और इसके अलावा जो हमारे दीगर अरकान वहाँ से जीते हैं, हमारे MNA हैं, शाहिद खटक हैं, हमारे ISF के पुराने सदर भी हैं, MNA भी हैं, उन्होंने करक से हमारी 3 सीटों में से 3 हम जीते हैं। बन्नू से हमारी 1 सीट है। DI खान से कल का नतीजा आपके सामने है। उमर अमीन गंडापुर जो है वहाँ से उन्होंने फजलुर रहमान को बदतरीन जो है वो शिकस्त दी है। बाजोड़ से हमारी 1 सीट है और एक इंडिपेंडेंट जो हमारी स्पोर्ट से दरे से जीते हैं वो भी हमारी हमायत से जीते हैं। और इसी के साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा के अंदर चूँकि ये सीटों के ऊपर अभी इलेक्शन होना बाकी थे, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वोट्स के हवाले से तो पहले ही सबसे बड़ी जमात थी जिन्होंने खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इलेक्शन के अंदर सबसे ज़्यादा वोट लिए थे। और अब अगर तहसीलों के हिसाब से जो डायरेक्ट इलेक्शन हुए हैं मेयर्स के लिहाज से, तो PTI जो है वो पहले नंबर के ऊपर आ गई है। और इसमें PTI के टिकट पे जो लोग जीते हैं वो मिला के भी आज भी हम पहली पोजीशन पे हैं। और उसमें अगर हम इंडिपेंडेंट ऐड कर लें तो हमारा JUI के साथ एक बड़ा जो है वो वादे फ़र्क सामने नज़र आ रहा है। और आप देखें कि बड़ी बड़ी जमातें जो हैं वो मिट गई खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इलेक्शन के अंदर। और पहला इलेक्शन है जिसको बल्दियाती निज़ाम, जिसको वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने एक एम्पावर्ड निज़ाम जो है वहाँ पर फ्राहम किया है। और ये किसी से कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि डायरेक्ट इलेक्शन करवा कर आम वोटर को खैबर पख्तूनख्वा के पहली बार एम्पावर किया गया है। वरना पहले इंतखाबात होते थे, नाज़मीन की, नायब नाज़मीन की, कौंसलर्स की बोलियां लगा करती थी और वो भी एक जमहूरी निज़ाम को करप्ट करने के मुतरादिफ थी, जिसको ऊपर पैरा ये माजी की जमातें जो है वो देती रही हैं। पीपल्स पार्टी वाइप आउट KPK से, नून लीग वाइप आउट, आप ANP को देख लें कि बिल्कुल जो है वो मार्जिनलाइज हो गई खैबर पख्तूनख्वा के अंदर। और सबसे बड़ी जमात खैबर पख्तूनख्वा के अंदर वोट्स के लिहाज से, सीट्स के लिहाज से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो उभर के आई है। मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो हमारे वर्कर्स हैं, जो कारकुनान हैं, जो लीडरशिप है, जिन्होंने वहाँ मेहनत की है, उनको पूरी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने जो है वो मुबारकबाद दी है। इसके अलावा जो हमारा तीसरा पहलू है कि आपके इल्म में है कि जो फ़र्स्ट लेडी हैं बुशरा बीबी, वो एक घरेलू खातून है और जिस तरह सबकी माएँ बहनें जो हैं वो सांझी होती हैं, इसी तरह मैं समझता हूँ कि उनको भी उस नज़र से देखना चाहिए। उनका किसी किस्म का कोई सियासी रोल जो है वो नहीं है, ना ही उनकी कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी है। तो जानबूझ के जो है बार बार हमें पता है कि एक तबका ऐसा बैठा हुआ है जो बार बार जो है वो फ्रिविलियस किस्म की स्टोरीज़ को जो है वो पुश करवाते हैं, जिसके अंदर ना कोई हकाइक होते हैं, जिसके अंदर ना ही कोई कंटेंट होता है, ना ही कोई मटेरियल होता है। और हमें पता है कि ये कौन लोग इसके पीछे हैं। इसके पीछे वही लोग हैं जो बीबी शहीद की किरदार कशी के ऊपर काम करते थे। इसके पीछे वही लोग हैं जो नुसरत भुट्टो की तस्वीरें छुपवा के जो है वो शेयर किया करते थे। तो मैं उनको जो है वो मुतनब्बे करना चाहता हूँ कि इस किस्म की जो घटिया उन्होंने हरकतें शुरू की हुई हैं, इन घटिया हरकतों से जो है वो बाज आएँ
और जो घर की ख़वातीन हैं, जो माएँ बहनें हैं, उनको जो है अपनी गंदी सियासत के अंदर, अपने गंदे एम्बिशंस के अंदर बीच में जो है वो ना लेकर आएँ। और इसके अलावा आपके इल्म में है कि जो शहबाज शरीफ की ख़ास तौर के ऊपर जो केस है वो बड़ा वाज़ेह है इस लिहाज से कि 16 अरब रुपए की जो शहबाज शरीफ के रमज़ान शुगर मिल के 14 मुलाजमीन के अकाउंट्स के अंदर 16 अरब रुपए आता है, 17,000 जो है वो ट्रांजैक्शंस की जाती हैं। और दुनिया के किसी जमहूरी मुल्क के अंदर, दुनिया के किसी भी जमहूरी मुल्क के अंदर इस तरह जिन्होंने मुल्क को लूटा हो, जिनकी एक धेले की नहीं, जिनकी अरबों की चोरी जो है, अरबों की वारदात जो है वो पकड़ी गई हो, उनको जो है वो कोई ग्लोरीफाई नहीं करता। और आप देखें कि मकसूद चपड़ासी जैसे लोगों के अकाउंट के अंदर, जो इनकी मुलाज शुगर मिल का एक चपड़ासी था जिसकी 10,000 रुपया तनख्वाह थी, उसके अकाउंट के अंदर जो है वो 4-4 अरब रुपया आ जाता है। मसरूर अनवर जैसे जो इनके कैश बॉयज़ हैं, जो इनकी लूट मार का पैसा शहबाज शरीफ के अकाउंट के अंदर 2008 से 2017 तक जमा करवाता रहा। और अब आप देखें कि शहबाज शरीफ की घबराहट नज़र आ रही है। एक तरफ जरदारी के पाँव पकड़े हुए हैं, दूसरी जानिब जो है वो 22 साल बाद चौधरी बरादरान की अयादत करना इनको याद आ गई है। और वहाँ से भी आज मोनस ने पैगाम बड़ा वाज़ेह दे दिया उनको टीवी के ऊपर कि रोटी शोटी खाओ, चाय शाय पियो और अपना काम करो और चलते बनो। जिस तरह का कल मायूसी का चेहरा शहबाज शरीफ का हमने देखा है, वो एक हारे हुए घोड़े की तरह उनकी जो है वो बॉडी लैंग्वेज थी। और मैं ये समझता हूँ कि इनको ये पता है कि 18 तारीख को फ़र्द जुर्म इनके ऊपर आयद हो रही है। और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट बड़ा वाज़ेह है कि पैसे इनके अकाउंट्स के अंदर आए हैं। सलमान शहबाज को शहबाज शरीफ ने मफरूर करवाया हुआ है, उसको इश्तिहारी कराया हुआ है। क्योंकि जब भी इनसे ये जवाब पूछते थे कि ये पैसा कहाँ से आया, कहते सलमान शहबाज से पूछो। सलमान शहबाज कहाँ है? सलमान शहबाज जो है वह लंदन में है। तो मैं आज शहबाज शरीफ को कहता हूँ, ये जो इधर उधर टामक टोइयाँ मारनी शुरू की हुई हैं, बड़ा आप कहते हैं जी हम लंदन की अदालतों से जो है वो हम सरखरू हो गए हैं, और पाकिस्तान की अदालतों में तो सामने आओ, बुलाओ सलमान शहबाज को। उसको कौन सा कमर का दर्द है, उसको कौन सा दिल की बीमारी है, वो कौन सी बीमारी में मुब्तला है? वो तो करप्शन की बीमारी में वहाँ बैठा हुआ है। वहाँ बुलाएं, ला के पेश करें अदालतों में, क्यों नहीं पेश करते आप चोरी के पीछे छुपना चाहते हैं। और ये मैं एक बात वाज़ेह करना चाहता हूँ, पूरी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का जो है ये पैगाम है कि इंशाल्लाह ये जिसने मुल्क लूटा है, जो आज आप देखें जिसके पेट में मरोड़ उठ रहे हैं, और आप देखें इनकी घबराहट आपको नज़र आ रही है, किस तरीके से डेस्परेट अंदाज से इकट्ठे हो रहे हैं। आप इनकी सियासत में जब आए, आप इनकी जायदादें उठा के देखें, उस वक्त क्या थी, और जब 3-3 बार वज़ीर आज़म बने उस वक्त क्या थी। मैं इनको चैलेंज करता हूँ कि आप 1985 से नवाज शरीफ के जो दौरे इक़्तिदार है वो रख लें, शहबाज शरीफ का दौरे इक़्तिदार रख लें, आसिफ अली जरदारी का पीपल्स पार्टी के समेत सारे अदवार का आप रिकॉर्ड रख लें, इमरान खान की 3.5 साल की इक़्तिदार की हुकूमत, और KPK के भी पिछले 5 साल डाल रहे हैं। जो इनकी जायदादों के अंदर इजाफा हुआ, एक शुगर मिल थी अंसारी शुगर मिल, 8 शुगर मिलें बन गई, दर्जनों कंपनियां बन जाती हैं उनकी, पापड़ वाले फलूदे वाले जो है वो निकल आते हैं इनके। इसी तरह नवाज शरीफ की शुगर मिलें भी बन जाती हैं, चिकन का कारोबार भी शुरू हो जाता है, दूध का भी कारोबार शुरू हो जाता है, लंदन में प्रॉपर्टियों के कारोबार भी शुरू हो जाते हैं। ये पैसा कहाँ से आया है? ये पैसा इसी कौम का लूटा हुआ है, इसी कौम की जेब में डाका मार के ये बाहर जो है वो छुप के बैठे हैं। ये सिर्फ पाकिस्तान के अंदर इक़्तिदार में आते हैं लूट मार करने के लिए, और जब इनसे कोई हिसाब होता है तो ये NRO के लिए ब्लैकमेलिंग शुरू कर देते हैं, एहतसाब के अमल से भागना शुरू कर देते हैं। ना इमरान खान ने अपने दौरे इक़्तिदार में बाहर कोई महलात बनाए हैं, ना इमरान खान ने को कारोबार शुरू किए हैं ज़ाती, ना इमरान खान ने को फैक्ट्रियाँ लगाई हैं, ना इमरान खान के बच्चे कारोबार कर रहे हैं, ना इमरान खान के को करीबी अजीज़ इमरान खान की वजारत उज़्मा का नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं। इमरान खान अपने घर में रहता है, कोई कैंप ऑफिस नहीं है। पहला वज़ीर आज़म आया जिसने आके अपने सवाबदीदी फ़ंड्स ख़त्म किए, पहला वज़ीर आज़म आया जिसने अपने 3.5 अरब रुपए का जो अप्रूव्ड बजट था 3 सालों का, उसमें से भी 110 अरब रुपए बचा के कौमी ख़जाने में जमा किए, कमर्शियल फ़्लाइट्स के ऊपर जो है वो दौरे किए। इनकी तरह 777 जहाज़ों में नहीं जाते, वही खान साहब का जो छोटा जहाज़ है उसके ऊपर सफ़र करते हैं। यहाँ पे तो 3-3 महीने 777 जहाज़ जाके लंदन खड़े रहते थे,
जिसका खमियाजा इस कौम को जो है वो भुगतना पड़ता था। तो लिहाजा ये जितने चोर हैं, ये जितने डाकू हैं, ये जो इकट्ठे हुए हैं घबराहट के अंदर, इनको मेरा एक ही पैगाम है कि इनकी आखिरी आरामगाह जो है वो अडयाला जेल के अंदर है और ये सब जेलों का माल है। पाकिस्तान की आवाम ने ये फ़ैसला किया हुआ है कि पाकिस्तान के जितने चोर हैं, करप्ट हैं, जिन्होंने मुल्क को लूटा है, उनकी जगह जो है वो इक़्तिदार के वानों में नहीं है, उनकी जगह जो है वो अडयाला जेल के अंदर है और उसको इंशाल्लाह हम पूरा परसू करेंगे। जी साहब, ये जो अदम एतमाद की बातें चल रही हैं, आपके इत्तेहादियों से अपोजिशन मिल भी रही है और मुसलसल मुलाकातें हो रही हैं, आज CSC की तरफ से क्या पैगाम है अदम एतमाद के हवाले से, आपकी क्या तैयारियां हैं? देखें, अदम एतमाद हमारे लिए किसी सूरत भी कोई चैलेंज नहीं है। आपने देखा कि इत्तेहादियों की तरफ से भी आज एक वाज़ेह पैगाम जो है वो हमारे जो वफाकी वज़ीर हैं मोहन सलाई, उनकी तरफ से आ गया। उसके बाद तो मुझे नज़र आ रहा है कि अपोजिशन की जो है वो और उनके चेहरे के ऊपर जो है वो घबराहट जो है वो छा गई है। पता चलेगा किसी के प्लेटलेट्स गिर गए हैं, पता चलेगा किसी की कमर में दर्द निकल आया है और पता चलेगा कोई और मुल्क से बाहर जाने की दरख्वास्त भी जो है वो सामने से आ सकती है। तो लिहाजा ये एक दूसरे के ऊपर अदम एतमाद पहले भी करते रहे हैं, एक दूसरे को सिलेक्टेड कहना, इस्तीफ़ों की बात करके पीछे हट जाना और लॉन्ग मार्चेस से भी पीछे हट जाना, ये अदम एतमाद नहीं होती थी तो क्या होती थी। और हमारे अरकान की फ़िक्र ना करें, अपने 25-30 अरकान की फ़िक्र करें जो हर बिल के मौका के ऊपर, हर अदम एतमाद के मौका के ऊपर जो है वो गायब हो जाते हैं। आपके इत्तेहादियों की जानिब से आपको स्पेशल पैगाम दिया गया कि आप वज़ीर-ए-आज़म साहब को कहा गया कि अपने रहनुमाओं को कहें कि घबराएं नहीं, तो क्या वाकई में आप लोग घबरा चुके थे और आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने आपको कहा कि यार घबराओ नहीं, काफ़ी ने कहा है हम आपके साथ हैं? देखें, आप मुझे ये बताएं कि इमरान खान जो है वो कभी घबराए हैं? वो इमरान खान तो वो इमरान खान था जो जाके क्रिकेट के मैदान में भी इंडिया में ठुकाई करके आते रहे हैं। और आपके इल्म में है कि इमरान खान ने 25 साल जो है वो जदोजहद की है, इन्हीं माफियाज़ के ख़िलाफ़ जदोजहद की है। हमें कोई ना घबराहट है, हम नज़रियाती लोग हैं, हम अपने मिशन के ऊपर कायम हैं। हमारा ये नहीं है कि आज ये बात कही तो कल को वो बात की। ये सब जो काम है वो अपोजिशन का है और अपोजिशन ही अपोजिशन को गिराने के ऊपर लगी हुई है। हुकूमत को गिराना इनके बस की बात नहीं है। दूसरा जो इनकी लड़ाई है वो पहली पोजीशन की नहीं है, इनकी लड़ाई दूसरी और तीसरी पोजीशन की है कि पीपल्स पार्टी ने दूसरे नंबर पे आना है या नून लीग ने तीसरे नंबर पे आना है। जी, इन्होंने जो, मैं एक चीज़ ऐड कर दूं कि इन्होंने अपनी हैट्रिक कर ली हुई है, ये बार बार टकरे मार रहे हैं, इन्हें समझ नहीं आ रही। मसला वही मकसूद चपड़ासी का है, मसला सिर्फ मकसूद चपड़ासी का है। और किसी तरह से ये एक ड्राफ्ट पहले लेकर आए थे, शाह महमूद कुरैशी साहब को उन्होंने दिया था कि नवंबर 9 1999 से पहले कि सारे केसेस ख़त्म कर दिए जाएं, तो इनकी सारी लॉन्ग मार्च भी ख़त्म हो जाएगी, इनकी ये सारी टकरे भी मारना छोड़ देंगे। वो क्या है, उसमें सारे इनके केसेस हैं जो चाहते हैं, जो पहले भी NRO लिया हुआ है, इस वक्त पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से ये जो स्कीमें बनाते हैं, जो ये दावतें करते हैं, जो मीटिंग्स करते हैं, इसका पब्लिक से इनसे कोई सरोकार नहीं है। इनका सिर्फ और सिर्फ अपने केसेस इन्होंने माफ़ करवाने हैं इमरान खान से, और ये आज भी मुतलाशी हैं NRO के। अगर आज भी इमरान खान साहब इनको NRO दे दें, ये सब कुछ ख़त्म कर देंगे। ये सारे क्यों इकट्ठे होते हैं? अव्वल तो ये हैं ही एक जैसे और इकट्ठे ही अच्छे लगते हैं। इनकी करप्शन एक जैसी, इनकी मनी लॉन्ड्रिंग एक जैसी, बैरून मुल्क असासे एक जैसे। जब ये एक जैसे हैं तो इकट्ठे ही अच्छे लगते हैं। दूसरी चीज़, ये जो मर्जी तहरीक अदम एतमाद, तहरीक अदम एतमाद कल नहीं आज लेकर आएँ, वो अदम एतमाद नहीं होगा, वो इमरान खान पर एतमाद प्लस हो जाएगा। आपने देखा डेरा इस्माइल खान में क्या हुआ, इन्हें शिकस्त फाश हुई है और PDM पाश हुई है, इनके पल्ले कुछ भी नहीं है। ये उल्टा सीधा टक्कर। पहला वज़ीर आज़म ने जो पहला खिताब किया नेशनल असम्बली में, प्राइम मिनिस्टर खिताब कर रहे हैं और ये तो से शोर मचाना शुरू किया, NRO हमें दे दो, हुकूमत नायल होगी। पहले 5 मिनट में इन्होंने कहा गवर्नमेंट नायल होगी। वहाँ से शुरू हुए और अब तक, और अभी इन्हें सिर्फ ये खौफ है कि इमरान खान और पाकिस्तान कामयाब हो रहे हैं। आज जो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज जारी है, आज जो हमारी इकॉनमी ऊपर जा रही है, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट देखें, इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट देखें, ब्लूमबर्ग की देखें, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की देखें, हर लिहाज से पाकिस्तान आगे जा रहा है। और महंगाई भी जो है अगले 1-2 माह में, जो कि ग्लोबल एक फिनोमेना है, कोरोना की वजह से पूरी दुनिया में है, लेकिन पाकिस्तान में अगले 1-2 माह में महंगाई भी नीचे जाएगी। तो ये जब देख रहे हैं कि ये तो कामयाबी की तरफ जा रहे हैं,
और इनको तकलीफ ही ये है कि आज इमरान खान साहब कामयाब हैं। और आप देखिएगा इंशाल्लाह अवामी राब्ता मुहिम का आगाज़ हो रहा है 18 तारीख जुमे को मंडी बहाउद्दीन में। आप देखिएगा कि किस तरह से लोग आते हैं। हमने जो इकदाम किए हैं अवाम के लिए, जो रिफॉर्म्स लेकर आए हैं, उनके असरात, और प्राइम मिनिस्टर की ख्वाहिश है कि वो खुद जाकर अवाम की भी ख्वाहिश है कि उनसे मुलाकात हो और उनको जाके वो डिलीवर करे जो चीज़ें हमने की हैं। तो इस सिलसिले में हमारी पूरी कैंपेन जो है वो चलने जा रही है। इसका आगाज़ जुमे को होगा मंडी बहाउद्दीन से। अच्छा फ़ारूक साहब, कुछ अर्सा पहले तक फैसल वाडा साहब बड़े अहमियत के अमल थे पार्टी के लिए और उनको बाकायदा तौर पे मैंने से सैनिटर बनाया गया। तो आज CEC की मीटिंग थी, उस हवाले से आपने कुछ नहीं बताया। और दूसरा सवाल यह है कि एक फ़ीमेल एंकर के हवाले से ट्विटर पे एक बड़ी अजीब व गरीब किस्म की उनके हवाले से हैश ट्रेंड चल रहा है। आप वज़ीर मुमलिकत इत्तलात हैं, आप क्या कहेंगे? क्योंकि उनका ये कहना है कि मखसूस ट्विटर हैंडल्स हैं जो उनकी किरदार कशी कर। नहीं, देखिए, मखसूस ट्विटर हैंडल्स का मामला नहीं है, देखना ये चाहिए। बल्कि उसके ऊपर तो मैं देखता हूँ कि बहुत सारे जो मीडिया के तंजीमें हैं, बहुत सारे प्रेस क्लब्स हैं, उन्होंने भी उस TV शो के जो है वो कंटेंट को अप्रिशिएट नहीं किया। और बतौर सहाफ़ी भी आप मेरी कारकर्दगी के ऊपर तनकीद कर सकते हैं, लेकिन किसी की बिला वजह ज़ाती किरदार कशी करके मेहमानों को बिठा के प्रोग्राम आप कंडक्ट कर रहे हैं, आपका काम है लोगों को टोकना। या तो आप कहें कि आपके शोज़ जो हैं वो ज़ाती एजेंडा के ऊपर हैं। अगर आपके करंट अफेयर्स के शोज़ हैं तो वो फिर करंट अफेयर्स का मतलब ये है कि वो कंटेंट बेस होना चाहिए, वो ज़ाती बेस के ऊपर नहीं होना चाहिए। उसको किसी ने अप्रिशिएट नहीं किया। इस पर मैं समझता हूँ कि उनको चाहिए था खुले दिल से जो है उसके ऊपर माजरत कर लेते, बजाय उसको आके जो है वो डिफेंड करने के हवाले से। बाकी फैसल वाडा साहब का जो मामला है उसको लीगल तौर के ऊपर उनके पास तमाम जो हैं वो रेमेडीज़ मौजूद हैं। उसके ऊपर बहुत सारे ऐसे चीज़ें भी सामने आई हैं उस फैसले के अंदर, जो बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जिसके ऊपर मुख्तलिफ लोगों के लीगल व्यूज़ मौजूद हैं, जिसके अंदर नज़र आता है कि उनको उसके अंदर रिलीफ मिल सकता है। पहले भी आपके पता है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो फैसले आए हैं वहाँ पर हमारे लोग गए हैं, उन्होंने जाकर उनको चैलेंज किया है, वहाँ से उनको रिलीफ मिला है। हमें उम्मीद है कि उनको वहाँ से रिलीफ मिलेगा। बहुत शुक्रिया।